नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत को रंग और चमड़ी के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है, उसी को सेम पेत्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सेम पेत्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सेम पेत्रोदा के मुंह से वो बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। अत्यंत शर्मनाक बयान है, निंदनीय है। भारत जैसे सनातन देश की 140 करोड़ भारतवासियों को अपमानित करने वाला है और कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सेम पेत्रोदा अपनी बुद्धि अपने पास ही रखें। उन जैसे बुद्धिमान लोग कांग्रेस के लिए मुबारक हों। भारतवासी राष्ट्र और राम को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। भारत के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के आधार भी हैं। भारत का मूल चरित्र राम की चेतना से एक नया संजीवनी प्राप्त करता है। भारत के हर परिवार में राम मर्यादा के आदर्श माने गए हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक राम हैं। भारत की राजनीतिक एकता के, जिसमें गरीब कल्याण है, जिसमें सबका साथ और सबका विकास का भाव है, सर्वे संतु निरामया का भाव निहित है, इसकी मूल चेतना प्रभु श्री राम से प्राप्त होती है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण भारत के लिए गौरव का विषय है। जो भारत और भारतीयता पर जिनका विश्वास नहीं, जो हमेशा अच्छे कार्य के लिए जिनको शर्मिंदगी महसूस होती है, ईश्वर करे उनको ये शर्मिंदगी हमेशा मिलती रहे। लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जो लोग मानवता के कल्याण के पक्षधर हैं, वह हर व्यक्ति राम मंदिर निर्माण से प्रफुल्लित है।
आनंदित है और उसको भविष्य की बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे प्राप्त हुई है। आज यही कारण है कि न केवल सनातन धर्मावलंबी बल्कि दुनिया के दर्जनों एम्बेसडर अब तक अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं, वहां के विकास के कार्यों को देख चुके हैं और ये निरंतरता आगे चलती रहेगी। कांग्रेस को अपने इस बुद्धिदाता से के कृत्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक है। चौथे और पांचवें चरण को लेकर मंथन इस बैठक में होगा। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मिशन 80 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में अहम बैठक है। 4:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत। साथ ही जिस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, अब बारी चौथे और पांचवें चरण की है और ऐसे में चौथे और पांचवें चरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा और किस तरह से चौथे और पांचवें चरण को सफल बनाना है और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा जीतनी है, उसको लेकर इस बैठक में मंथन होगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, अगर बात करें जिस तरह से लक्ष्य जब 80 में से 80 का रखा है उत्तर प्रदेश में, तो उसको देखते हुए ये बैठक आज की कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल रिया, देखिए बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक चरण को लेकर बीजेपी ने मंथन किया है, बैठकें की हैं और हर एक चरण को लेकर रणनीति बनाई गई कि कैसे उस चरण को सफल बनाया जाए। 80 में 80 का जो टारगेट दिया गया है, तो हर चरण में वो कौन सी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का या विरोधी पार्टियों का गढ़ कही जाती रही। यहाँ पर चुनावी समीकरण जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं, तो उसको कैसे वहां पर डिफेंड करना है, किस तरीके से उसको सुनिश्चित करना है जीत को, तो हर एक सीट को लेकर बीजेपी ने मंथन और अध्ययन किया है। और अब आज जो ये बैठक बुलाई गई है जिसमें खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वो मौजूद रहेंगे, भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, और इसके अलावा जो पांचवें चरण में जहां पे चुनाव है वहां के जितने भी विधानसभा के जो सदस्य हैं और इसके अलावा विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको बुलाया गया है, तो वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जो टफ हो रही हैं, जहां पर पार्टी को और मेहनत करने की जरूरत है, क्या वहां पर बेहतर किया जा सकता है, क्या वहां के लिए ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो प्रभावी रूप से मतदाताओं पर असर डाल सकते हैं जिसका चुनावी फायदा बीजेपी को मिले। तो हर एक चीज कह सकते हैं कि हर एक सीट को लेकर जो है बीजेपी मंथन कर रही है। आने वाले चरणों में अमेठी में चुनाव होना है, रायबरेली में चुनाव होना है, कन्नौज में चुनाव होना है, ये वो सारी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है, हॉट सीट कही जा रही है और इन पर सबकी निगाहें बनी हुई कि आखिर इस बार इन सीटों पर क्या नतीजे आएंगे। चूंकि पिछले नतीजे आप देखें तो जो लोगों को उम्मीदें थी उसके अनुरूप नहीं आए थे। बीजेपी ने कुछ सीटों पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती रही थी, राहुल गांधी वहां से लड़े थे, लेकिन बीजेपी उसको जीतने में कामयाब हुई थी। इसी तरीके से जब बाई इलेक्शन हुआ आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर, ये दोनों सीटें भी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती रही थी, लेकिन उनको बाई इलेक्शन में बीजेपी ने दोनों को अपने नाम किया। तो कहीं ना कहीं जो ये पिछले कुछ नतीजे रहे उससे बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो काफी बढ़ा हुआ है और इसीलिए बीजेपी ने दावा किया कि वो 80 में 80 सीटें जीत सकती है। मैनपुरी में अगर आप देखें तो वहां पे अभी तीसरे चरण में चुनाव संपन्न हुआ है। कन्नौज में अब सबकी जो है वो निगाहें बनी हुई, चूंकि वहां से अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं। बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक के, पिछली बार सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को कन्नौज में हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले जो चरण है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए पार्टी की तरफ से का अगर इतिहास देखें, भारतीय जनता पार्टी 80 में से 62 सीटें जीती थी और 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी जीते थे। ऐसे में जिन सीटों पर बीजेपी कमल नहीं खिला पाई थी, क्या माने कि अब की बार उन सीटों पर विशेष फोकस है और वहां भी अब की बार कमल खिले, इसके लिए अलग तरह से रणनीति बनाई गई है और इसलिए ये बैठक आज की? बिल्कुल रिया, देखिए विशेष तौर पर उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है जिनको 2019 में नहीं जीत पाए थे और 2014 में भी नहीं जीत पाए थे। तो क्या वजह थी जिस वजह से उन सीटों पर बीजेपी का कमल नहीं खिला था और हार के क्या कारण थे
विशेष तौर पर हारी हुई भी वो सीटें जिनमें हार का जो मार्जिन था वो बहुत कम था, 10,000 या 15,000 के करीब था, उन पर विशेष तौर पर फोकस किया गया कि उस मार्जिन को इस बार जो है वो हटाया जाए और जो जीत है उसको सुनिश्चित किया जाए। तो इसलिए हर एक सीट पर मंथन किया गया है। आज भी देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो आ रहे हैं। इससे पहले अभी गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने संगठन की बैठक करी थी और उसमें सभी को बुलाकर उसमें दिशा निर्देश दिए थे कि आने वाले चरणों में किस तरीके से परफॉर्मेंस करनी है, क्या कुछ करना है। तो कह सकते हैं हर एक चरण को लेकर, हर एक सीट को लेकर, हर एक बूथ को लेकर बीजेपी ने मंथन किया है और तैयारियां करी हैं और शायद उसी का नतीजा है कि बीजेपी ये दावा करती हुई नजर आ रही कि 80 में 80 सीटें जीतेगी और 80 बनेगा आधार 400 होगा इस बार। इसी के आधार पर जो है ये नारा दिया गया है, क्योंकि बीजेपी को अपनी वर्किंग पर भरोसा है, अपने जिस तरीके से उसने तैयारियां करी हैं उस पर उसको भरोसा है। प्रियम, जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने जो तीसरे चरण में मतदान हुआ उसका ऑफिशियल डेटा रिलीज किया, जिसमें सबसे कम मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश में और बिहार में रहा है, किस तरह से इसको देखें? जो मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहा जो कि 60% से कम है, किस तरह से इसको देखा जाए? ये किसके लिए नफा और नुकसान, या फिर किसके लिए खुशखबरी और किसके लिए खतरे की घंटी? रिया, देखिए अभी से ये कह पाना कि किसके लिए नफा और नुकसान है कम मतदान होना, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या आज की इस बैठक में इस पर भी बीजेपी के द्वारा चर्चा की जा सकती है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा पहले, दूसरे और तीसरे चरण में, क्या उसका भी एनालिसिस किया जा सकता है और फिर आगे के लिए रोड मैप बनाया जाए? बिल्कुल, देखिए तीसरे 3 चरणों के जो अब तक के रुझान है वो केवल मतदान प्रतिशत को लेकर ही नहीं, बल्कि वहां पे आम लोगों की क्या राय रही है, क्या वहां पर अभी तक इनपुट्स कह रहे हैं, पार्टी की जो अपनी वहां पे जो पूरी टीम है उसके क्या रिपोर्ट्स कह रही है कि वहां पर क्या बीजेपी को अभी लग रहा है, ये 3 सीटों का जो चुनाव हुआ वो किस तरीके से उसके पक्ष में रहा है, और उन तीनों चरणों से सबक लेते हुए आगे के चरणों में क्या और चीजें बेहतर करनी है, हर एक चीज पर बैठक में चर्चा और मंथन किया जाएगा। वोटिंग परसेंटेज जो एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि माना जाता है अमूमन की जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो उसका बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में कमी हुई तो उसका लेकिन ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उसका सही है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को नुकसान होगा। हालांकि दोनों ही दल, चाहे बीजेपी की बात हो या विपक्षी दलों की बात हो, वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि केवल उनके मतदाता निकले हैं और दूसरी पार्टी के जो मतदाता हैं वो नहीं निकले हैं, चूंकि वो उनको नतीजे पहले से ही पता है। तो ये इसमें कितनी सत्यता है वो जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जरूर गिरता हुआ मतदान प्रतिशत एक बड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय सभी दलों के लिए बना हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस सपा एक साथ में हो, या फिर अन्य जो दल हैं उनके लिए बात की जाए। चुनाव आयोग भी इसको लेकर काफी उसने मेहनत करी है, प्रयास करी है, और लेकिन उन सब के बावजूद जो मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा तो उसने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों की जो चिंता है वो बढ़ा दी है। बिल्कुल प्रियम, यानी मिशन 80 को देखते हुए आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक, जिसमें मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति को और पुख्ता और मजबूत किया जाएगा। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी, 4:30 बजे का समय। तब तक प्रियम नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल पर चार्जशीट दाखिल होगी। ईडी कल चार्जशीट दाखिल करेगी। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट कल दाखिल होगी। ईडी ने केजरीवाल को आरोपी बनाया है। केजरीवाल को ईडी ने घोटाले का सरगना बताया है। तो बड़ी खबर यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं, क्योंकि शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी कल चार्जशीट दाखिल करेगी। शराब घोटाले में ईडी ये चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी ने केजरीवाल को इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी बनाया है, यानी ये जो पूरा शराब घोटाला हुआ उसका सरगना ईडी ने केजरीवाल को बनाया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कमल किशोर संवाददाता जुड़ गए हैं। कमल, अगर बात की जाए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईडी अब उनकी और मुश्किलें बढ़ाते हुए चार्जशीट भी इस मामले में दाखिल करेगी कल, क्या जानकारी इसको लेकर? भैया, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ईडी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप पे आरोप लगाती जा रही है। वही अरविंद केजरीवाल की जो भी है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उन्होंने भी अपनी याचिका लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो शराब घोटाले में इस समय तिहाड़ में बंद है, उनकी याचिका खारिज की जा रही है। और इसी के साथ ईडी हो या सीबीआई हो, लगातार अरविंद केजरीवाल को कटघरे में रखना चाहती है। और ईडी की तरफ से भी
कई बार जो है याचिका दाखिल की जा चुकी है, और कल जो 10 मई का जो समय होगा वो कल बताया जाएगा कि आखिर कोर्ट उनके सुनवाई पे क्या कमल किशोर, अब ईडी ने जो है चार्जशीट की तैयारी कर दी है, कल जो है चार्जशीट दाखिल होगी। क्या माना जाए, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्य सरगना इसका बनाया गया है पूरे घोटाले का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस राजीव खन्ना ने जो है अरविंद केजरीवाल को फिलहाल ये बताया कि किस तरीके से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल है कथित शराब घोटाले में आरोपी माने गए हैं, लेकिन और जो राजीव खन्ना जस्टिस है उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल है ये शुरू से जो है कथित घोटाले के अंदर आरोपी को लगातार माना जा रहा है कि, और अरविंद केजरीवाल जो है चीफ जस्टिस खन्ना के कायदे से। कमल, क्या माना जाए, एक बार चार्जशीट अगर कल ईडी दाखिल कर देता है अरविंद केजरीवाल के बाद, तो इसके बाद उनकी मुश्किलें और कितनी बढ़ती हुई? देखिए, लोकसभा चुनाव के जो है तारीख नजदीक आती जा रही है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका दायर करी थी कि उनको एक रोड शो में भी हिस्सा लेना था, और अरविंद केजरीवाल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि साजिश अपनी याचिका दायर करते जा रहे हैं कि मुझे भी रोड शो के अंदर आना है, लेकिन ईडी और सीबीआई है लगातार ये मांग करती जा रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है अपराधी है। जी रिया, बिल्कुल, यानी कमल किशोर, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, अभी तक रिमांड में है और जो है तिहाड़ जेल में बंद है, वहीं दूसरी तरफ अब उनके खिलाफ चार्जशीट की भी तैयारी है। एक बार अगर चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो कितनी और इनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, और उसके बाद क्या कुछ विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास रहते हैं? ठीक है, कमल किशोर के साथ हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। ईडी अब उनके खिलाफ पूरी तरह से चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है और इसी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। रीता लाल को एजेंसी ने समन जारी कर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल से जुड़े कई ठिकानों पर सोमवार और मंगलवार को ईडी के द्वारा रेड की गई थी। रेड में 35 करोड़ रुपए मिलने के बाद संजीव लाल और उनके स्टाफ के वर्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी सूत्रों के अनुसार कागजातों की जांच के दौरान संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से जुड़े कई फाइनेंशियल डिटेल्स एजेंसी को मिले थे। बताया जा रहा है कि बिल्डर मुन्ना सिंह की कंपनी में रीता लाल डायरेक्टर थी। कई फाइनेंशियल कार्य रीता लाल की देखरेख में हुआ करता था। मिले साक्ष्यों के आधार पर ही रीता लाल को समन जारी कर गुरुवार को एजेंसी के द्वारा दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। गुरुवार को दिन के लगभग 11:30 बजे रीता लाल दुपट्टा से अपना मुंह को ढककर वकील के साथ ईडी दफ्तर पहुंची। वहीं रायबरेली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान देते हुए कहा कि अडानी अंबानी का नाम वाले बयान पर प्रधानमंत्री पर तंज कसा और सलाह दी कि पहले हमारे घोषणा पत्र को पढ़ ले फिर टिप्पणी करे। साथ ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट मिलने पर उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि बीजेपी की सरकार और उनके नेता महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। आप उसी चीज पे अटके हुए हैं ना। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी
सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। देखिए, ये लग रहा है कि मोदी जी भी मजबूर हो गए इन नाम को लेने पे, और जो उन्होंने कहा है कि राहुल जी ने नाम लेना बंद किया, ये एकदम गलत है। रोज रोज तो राहुल जी नाम ले रहे हैं, रोज रोज बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो मेरी सलाह ये है उन्हें, हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले मैनिफेस्टो को पढ़ लें, फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते कि इसमें लिखा है। ये सारी चीजें जिनकी बात ये कर रहे हैं वो लिखी नहीं है। खाता है कि भाजपा की सरकार जो है और उनके नेता जो है वो महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी, और ये कह भी दी, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े हैं महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब उनके लिए चुनावी जुमले हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के वोटर्स को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स से अपील की है कि वो बाबा साहिब के रास्ते पर चले और अपना वोट बसपा को देकर खराब ना करे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए वो अपना वोट समाजवादी पार्टी को दे। अखिलेश यादव की बहुजन समाज पार्टी के वोटर से ये अपील सामने आई है। मैं अपील करूंगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सबसे मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में। लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। बीजेपी ने करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दी है। करोड़ों के चंदे के लालच में आकर बीजेपी ने कई लोगों की जान खतरे में डाली है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाली है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी तो अतिरिक्त डोजेस बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों के चंदे के चक्कर में ये डोज जनता को लगवाई और हजारों करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दी। तो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा और कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।